नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अभी मैं ग्रुप में देख रहा था कि काफ़ी लोग वीसी का सर्टिफिकेट को लेकर और किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में है। हालांकि मैंने ये टॉपिक पिछले वीडियो में कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है। अभी हाल ही में एक कैंडिडेट ने मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट किया था कि आप पहले इंफॉर्मेशन गेन कीजिए, उसके बाद में आप जो है वीडियो बनाइए। तो मैं उसके लिए भी ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद पहले एसएससी की इन एग्ज़ाम्स के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में एक ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ। उसके बाद मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा पा रहा हूँ वो कोशिश करता हूँ। इसके लिए मुझे कोई सैलरी तो मिलती नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके इसके रिगार्डिंग, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम्स में काफ़ी कैंडिडेट्स लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं और इसकी वजह से एक अच्छा मौका उनके हाथ से निकल जाता है। अब बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। तो कास्ट सर्टिफिकेट की जहाँ तक बात है, जैसे कि हम पहले ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको सबको पता है कि उसकी जो वैलिडिटी है 6 मंथ होती है। लेकिन 6 मंथ का मतलब ये नहीं है कि आप जो रिक्रूटमेंट का जो फॉर्म डाला था तब आपने फॉर्म डाला, आपके पास ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था और अब आप नया बनवा के उसके साथ अटैच कर रहे हो। तो जब आपने फॉर्म डाला था तब आप इस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल थे, इसका आपको बाद में प्रूफ उनको देना होगा, तब जाके आप फर्दर आगे प्रोसेस में कंसिडर किए जाओगे। फ़िलहाल के तौर पर वो आपको एक रिमार्क डालकर प्रोविजनली रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कि जब तक आप इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर देते हो या जब तक वो अपने स्तर पर उस चीज़ को वेरीफाई नहीं करा लेते हैं कि आप उस डेट पर भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल थे, तब तक वो आपको फाइनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये तो ही ओबीसी के लिए। और दूसरी चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट चाहे एससी एसटी ओबीसी का हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वैलिड होता है। स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है उसी की बेस पर वो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट का बना के देते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का दिए हुए फॉर्मेट में ही वैलिड होता है। आप ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में मैंने आपको उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। उसके बाद बात करते हैं एससी या एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट है। ईडब्ल्यूएस के कास्ट सर्टिफिकेट के लिए दूसरी इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया हैं वो होते हैं, लेकिन एससी या एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। अगर वो आपके पास जिस डेट को रिक्रूटमेंट में मेंशन किया गया है उस डेट से पहले तक अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो वो आप उसमें अटैच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास एससी एसटी या ओबीसी का जिस भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस वाली डेट पर अगर आपके पास नहीं था तो आप कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिए जाओगे। मैंने कहा आपको रिमार्क देकर प्रोविजनली एक्सेप्ट किया जाएगा या प्रोविजनली रिजेक्ट किया जाएगा, देन आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा। उस टाइम पीरियड में आपको एफिडेविट या उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है या आप अपने ब्लॉक पर तहसीलदार या किसी से भी एक जो है डिक्लेरेशन आप उनसे लिखवा सकते हैं। या कास्ट सर्टिफिकेट की बेस पर किसी को भी कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया जाता है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर डेट का नहीं है तो वो लोग आपको प्रोविजनली रिमार्क देकर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइनली रिजेक्ट करने के इससे पहले वो अपने स्तर पर उसको वेरीफाई कराते हैं, तब तक उसको प्रोविजनल रखते हैं। ये एससी एसटी या ओबीसी जो भी सर्टिफिकेट्स हैं सबके लिए वैलिड होता है। सेम यही रूल सबके लिए लागू होता है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके बारे में इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। तो एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है सेम उसमें भी वही चीज़ें लागू होती हैं। यहाँ बस इतना सा ऐड और करना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने फॉर्म में मेंशन नहीं किया था तो आपको किसी भी कंडीशन पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 99% चांस तो ये है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। 1% चांस आपका सिर्फ ये बनता है कि अगर जो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स अगर उनको जितने चाहिए वैकेंसी के हिसाब से अगर उतने नहीं मिलते हैं
तो ये एसएससी के उस पर्टिकुलर रीजन पर डिपेंड करता है जिसकी पोस्ट है कि वो उस चीज़ के लिए आपको रिलैक्सेशन दे या ना दे। आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते कि हमने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जो डिटेल है वो फॉर्म में मेंशन नहीं की और अब हमको कंसिडर किया जाए। ये कम्प्लीटली एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है। वो 99% तो इन केस वो अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से तो वो मोस्टली उनको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन 1% चांस ये है कि अगर आपको रिलैक्सेशन वो दे सकते हैं इन केस अगर प्रॉपर कैंडिडेट्स उनको नहीं मिल रहे हैं। उम्मीद है मैंने दोनों पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है। और देखिए, कुछ कैंडिडेट्स अभी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हाँ हमको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स उनका भेजना है। तो देखिए, किसी भी तरीके का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एसएससी को नहीं भेजना है। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ज़ीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड करके, और जो पिछली वीडियो में मैंने सीक्वेंस बताया था उस सीक्वेंस में उनको अटैच करना है। देन A4 साइज़ का लिफाफा आप एनवलप आप यूज़ कर सकते हो। A4 का इसलिए क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और क्लियरली उनके पास वो पहुँचेंगे। देन जो एनवलप है उसके ऊपर जो भी डिटेल्स लिखनी होती है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ कि A4 साइज़ का जो एनवलप है उसके ऊपर आपको उस पोस्ट का लेवल मेंशन करना है पहले, कि आप 10th की लेवल की पोस्ट है, 12th लेवल की पोस्ट है, या ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल की पोस्ट है। देन उसके नीचे आपको उसमें एप्लीकेशन इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट कोड, देन एप्लीकेशन पोस्ट कोड डालना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। उसके नीचे जिस रीजन की वो पोस्ट है, अगर एनआर की है तो एनआर का जो रीजनल ऑफिस है उसका उसमें एड्रेस लिखा जाएगा, टू द डायरेक्टर एसएससी एनआर, एसएससी ईआर, एसएससी सीआर, जो भी पर्टिकुलर रीजन है उसका। देन उसके नीचे उसका जो भी पोस्टल एड्रेस है वो सारा विद पिन कोड। देन राइट साइड में फ्रॉम करके अपना एड्रेस, इन केस अगर वो अनडिलीवर्ड होता है किसी भी कंडीशंस में तो वो वापस आपको मिल सकता है। इसके बाद आप उसको स्पीड पोस्ट से, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्पीड पोस्ट से ही, सिंपल पोस्ट से वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आपको स्पीड पोस्ट से वो डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर एसएससी रीजन को भेजने हैं, वो भी स्टिपुलेटेड टाइम में, जो भी टाइम उन्होंने दे रखा है, मोस्टली वो 1 महीने का टाइम देते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके उनको भेज देते हैं, क्योंकि वो उस टाइम के बाद में वो लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो भी वहाँ उनको बाई पोस्ट प्राप्त होंगे उसमें से किसी को भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनके लिए स्पेशली जैसे ही वो लास्ट डेट निकल जाएगी ना, उसके बाद में वो लोग स्क्रूटनी करते हैं प्रॉपर पोस्ट वाइज, कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं और सारा जो भी क्राइटेरिया वो ये इन सब चीज़ों में जो पर्टिकुलर कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके लोग भी शामिल होते हैं, एसएससी के लोग भी शामिल होते हैं, और कैंडिडेट वाइज सारा उनका जो है एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनकी डिटेल्स चेक करते हैं। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं कम्प्लीटली सारे डॉक्यूमेंट्स उनके क्लियर होते हैं, वो लोग एक्सेप्ट लिस्ट में डाले जाते हैं। हर पोस्ट की 2 लिस्ट आती है, एक एक्सेप्ट लिस्ट, एक रिजेक्ट लिस्ट। जब फॉर्म जो फॉर्म भेजने की जो लास्ट डेट है उसके लगभग 2 से 3 मंथ बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट लिस्ट आना, हर रीजन की अलग अलग एक्सेप्ट और रिजेक्ट लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी। देन एक्सेप्ट लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, वो एक्सेप्ट लिस्ट में आएंगे। जिनके डॉक्यूमेंट्स या तो उनके पास नहीं पहुँचे होंगे या उन्होंने लेट भेजे होंगे या किसी तरीके की कोई कमी होगी, उनके जो है रिजेक्ट लिस्ट में डाला जाएगा। उनके नाम के सामने एक रिमार्क डाला होगा कि किस वजह से उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया गया है। उसके बाद उनको पर्टिकुलर टाइम दिया गया होता है 1 हफ्ते का, उसके अंदर उनको वापस बाई मेल या बाई पोस्ट से दोबारा उस रिमार्क को क्लियर करके उनको भेजना होता है। देन उसके बाद में दोबारा अगेन हर पोस्ट की अलग अलग रीजन वाइज जो है फाइनल एक्सेप्ट लिस्ट आती है। उस लिस्ट के बाद कैंडिडेट को दोबारा मौका नहीं दिया जाता है। अगर उस लिस्ट में कैंडिडेट एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फर्दर उन कैंडिडेट्स को फिर पोस्ट वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद एसएससी फाइनल रिजल्ट जारी करती है। फाइनल रिजल्ट में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं उन कैंडिडेट्स को ही आगे ज्वाइनिंग के लिए कंसिडर किया जाता है। उम्मीद है मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूटता है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं अगेन वीडियो में से कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।